आपके क्विक रिस्पॉन्स को देखते हुए मैंने सोचा सेकंड चैप्टर भी जल्दी जल्दी बना दूं। तो सेकंड चैप्टर है ओलंपिज्म। तो ओलंपिज्म में बेसिक क्या क्या पढ़ना है, उससे हो सकता है यहाँ ज़्यादा ठीक से दिख नहीं रहा हो, लेकिन आप वीडियो को सुन पाए और सुनकर समझ पाए, इस तरह से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो ओलंपिज्म में पहला एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक। अब एंशियंट और मॉडर्न ओलंपिक को थोड़ा सा टच करेंगे, सो कहानी की तरह अगर आप समझिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंशियंट ओलंपिक्स जो है ये 776 बीसी में स्टार्ट हुआ था। ओलंपिया वैली, कहीं कहीं एलिस वैली भी लिखा हुआ है, एलिस किंगडम था वहाँ पर जो डिफरेंट काल्पनिक कथाएं हैं, फेबल्स हैं, जिसमें है कि किसी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि ज्यूस देवता, क्योंकि उन्हीं के मंदिर के पास सेक्रीफाइस किया जाता था पिग का, और जानवरों का सेक्रीफाइस होता था और वहाँ पर रिचुअल्स होता था। इसको आप कह सकते हैं, जितना मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि एक तरह से ये रिलीजियस रिचुअल्स को स्पोर्ट्स के साथ मिला दिया गया था। यही कारण है कि हर एक चौथे साल जब वहाँ पर ग्रीक में छोटे 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 राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे, तो ओलंपिक ईयर जिसको कहते थे, हर चौथे साल में वो होता था। उस ईयर में खिलाड़ी 1 महीना पहले वहाँ ओलंपिया वैली में पहुँच जाते थे, वहाँ के स्टेडियम में, और वो ओथ लेते थे कि मैंने 11 महीने कम से कम ट्रेनिंग लिया है अपने अपने जगहों पर जहाँ से हम आए हैं। और ये ओथ के साथ वहाँ पर 1 महीना पहले से रिचुअल शुरू हो जाते थे। लास्ट के दिन जो है, जो ओलंपिक खेल शुरू होता था, तो उसमें ज्यूस देवता के पास पूजा होती थी। और प्राइजेस के तौर पर सबसे शुरू में सिर्फ जैतून का जो पत्ता होता है, यानी ऑलिव लीव्स जो होता है, उनका माला या मुकुट बना के पहनाया जाता था। और उसके साथ साथ जो है उनके बारे में कविताएं लिखी जाती थी। पत्थरों पर भी नाम खुदे हुए मिले हैं, यानी पत्थरों पर नाम खुदे रहते थे। कुछ मूर्तियां मिली हैं कि बड़ी बड़ी आदम का मूर्तियां बनती थी जो जीतते थे उनका, यानी प्राइड और ऑनर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। तो प्राइड और ऑनर के लिए, जिनको एमेच्योर एथलीट कहा जाता था, एमेच्योर यानी जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, प्राइड और ऑनर के लिए खेले, तो प्रतिष्ठा का विषय था। और इस तरह से एंशिएंट ओलंपिक्स को जो जो याद रखने लायक है, 776 बीसी में शुरू हुआ। प्राइड और ऑनर के लिए खेला जाता था। रिलीजियस कुछ जो है उसके साथ रिलीजियस कुछ रिचुअल्स जुड़े हुए थे कि उस फर्स्ट दिन जो है पूजा होगी, लोग का सबका इंट्रोडक्शन होगा। फीमेल अलाउड नहीं थी। जो पनिश पीपल थे, किसी भी चीज़ मामले में अगर उनको पनिशमेंट मिला है सरकार के द्वारा, उनके राज्य सरकार के द्वारा, तो वो अलाउड नहीं थे। गुलाम अलाउड नहीं थे। इस तरह से कुछ चीज़ें थी जो कि उसको और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाती हैं। तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि आपको आंसर में मेंशन करना है, क्योंकि आंसर में आप क्या क्या नहीं जानते इससे मतलब नहीं होता, आप क्या क्या जानते उससे मतलब होता है। तो एंशिएंट ओलंपिक्स को इतना याद रखना काफ़ी कि 776 बीसी शुरू हुआ। इसमें ज्यूस देवता के मंदिर के सामने रिचुअल्स के साथ, पूजा पाठ के साथ वो शुरू होता था। और उसके बाद भी प्राइड ऑनर के लिए होता था। जैतून का पत्ता का जो है वो मुकुट या माला पहनाया जाता था शुरू में। बाद में कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं कहीं कहीं कि कुछ कुछ जानवर भी गिफ्ट में या कुछ गिफ्ट में दिया जाने लगा, अनाज अनाज, लेकिन बेसिकली प्राइड ऑनर के लिए होता था, इसीलिए लोग इतना खर्च करके खेलते थे। 394 एडी, कहीं कहीं 393 लिखा हुआ है किसी किसी बुक में, तो 394 एडी, 706 बीसी से 393 या 394 एडी। तो आप 393 394 कुछ भी लिखेंगे तो सही होगा। थियोडोसियस किंग थे, उन्होंने इसको, जो रोमन साम्राज्य के थे, रोमन एम्पायर ने जब ग्रीक पर अपना अधिकार कर लिया था, तो उस समय फिर वो धीरे धीरे ओलंपिक बंद हो गया, क्योंकि ये ग्रीक के कल्चर में पूरा बैठा हुआ था। तो रोमन लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, और 393 एडी के में ये खत्म हो गया। यानी करीब 1000 साल, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस समय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ करते थे आज की तरह, एक गांव से दूसरे गांव भी खबर जाने के लिए लोग को 1 घंटा 2 घंटा लग जाता था, और थोड़ा सा दूर गांव में खबर देना तो 1-2 दिन लग जाता था। उस समय भी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से करीब 1000 ईयर्स तक एंशिएंट ओलंपिक खेल चले, स्पोर्ट्स चले, और ये बड़ी बात है और आज भी आश्चर्य का विषय है। यही कारण है कि काफ़ी सालों बाद 1863, 1 जनवरी 1863 को पेरिस में जन्मे, एक मिडिल क्लास फैमिली में पेरिस में जन्मे बैरन पीरी डी कुबर्टीन। उन्होंने जब पढ़ाई शुरू की तो सबसे पहले तो वो
उनके परिवार वाले चाहते थे कि वो देश की सेवा करें एक आर्मी मैन बन के, इसलिए उनको आर्मी स्कूल में एडमिशन दिया गया। लेकिन 9-10 के बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। तो वो दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वार जस्ट बीता था और लोगों के अंदर था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो दुनिया नहीं बचेगी, और आज के लिए भी सच्चाई है ये। अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है और सभी अगर, क्योंकि इतने वेपन्स बन चुके हैं हम लोग के कि हम लोग कई बार, सैकड़ों बार हम लोग मारे जा सकते हैं, सभी के सभी, सारी मानवता सैकड़ों बार नष्ट हो सकती है। इतने वेपन पूरे दुनिया में बन चुके हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक वेपन बन चुके हैं, और सिंपल वेपन भी बहुत ज़्यादा है जो सामने से बंदूक, गोली, तोप, ये सब मिसाइल छूटता है, तो हम लोग सैकड़ों बार मारे जा सकते हैं, यानी इतनी व्यवस्था कर ली है। तो उसमें उन्होंने देखा कि इस माहौल में पूरी दुनिया को बचाना है तो क्यों नहीं एक खेल जिसके माध्यम से हर चौथे साल में, जिसके कारण से हर चौथे साल में जब अनसिविलाइज, सो कॉल्ड अनसिविलाइज लोग कहे जाते थे, वो भी हर एक चौथे साल में खेल के ईयर में युद्ध बंद कर देते थे, वहाँ युद्ध बंद हो जाता था। तो ऐसा कुछ करे और इसी बहाने लोग फिट रहे, फ्रेंडशिप रहे, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन न रहे। क्योंकि ओलंपिक के जो वैल्यूज़ हैं उसमें सबसे पहले बैरन पीरियड इकुबर्टीन का खुद का स्टेटमेंट था कि जब भी कोई एरा, वेन एवर एनी रेस और एरा विल राइट अबाउट देयर अचीवमेंट, इट शुड नॉट बी गिवन टू एनीवन, मन किसी भी एक को नहीं दिया जाना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन फ्री, किसी भी तरह पॉलिटिक्स से फ्री, और इक्वलिटी सबको मिले। तो एक मंच ऐसा दिया जाए दुनिया में जिसमें कि रेस, कास्ट, क्रीड, ये सबसे ऊपर उठ के एक मंच हो जहाँ पे सभी कोई अपने दम के आधार पे ही, अपने बल के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर ही नाप पाए। तो इस तरह से सारे कंसेप्ट को देखते हुए उन्होंने जब इनसेट ओलंपिक का अध्ययन किया तो वो काफ़ी इंस्पायर्ड हुए और उसके अनुसार वो अपना पूरा जीवन एक तरह से लगा दिया ओलंपिक को रिवाइव करने में। और आज हम लोग उनका नाम ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, डिफरेंट बुक्स में है, तो एक तरह से वो अमर हो गए। तो ओलंपिक में उन्होंने 1890s के करीब जो है काफ़ी मेहनत शुरू किया। 1893 में कुछ कंट्रीज़ को उन्होंने जुटाया, जैसा कि हम अलग अलग किताब में अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली लिखा हुआ यही है कि 1893 उन्होंने कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। एक साल फिर लगे यूरोपियन कंट्रीज में भ्रमण करते रहे और सबको बोलते रहे कि ओलंपिक ऐसा ऐसा कराना चाहते हैं हम, हमारा मोटो ये है, हम पूरी देश दुनिया को एक करना चाहते हैं। तो वो फिर 1894 23 जून 1894 को वो 75 रिप्रेजेंटेटिव 13 कंट्री के जो है जुटाने में सक्षम हुए और सफल हुए। और उन्होंने जब वहाँ बैठा तो वहाँ पर ही IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ और वहीं पर फैसला लिया गया कि हम लोग एक साल तैयारी करेंगे और उसके बाद पहला ओलंपिक हम लोग वहीं से कराएंगे जहाँ से आप इंस्पायर्ड हुए हैं, यानी ग्रीक से ही। तो ग्रीक के एथेंस में, जैसा कि ओलंपिक का एक और चीज़ जो है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ओलंपिक कहाँ होता है, तो क्या ये देश को मिलता है? नहीं, देश तो सपोर्ट करता ही है, लेकिन बेसिकली इसका जो शुरू से सिस्टम है कि किसी न किसी एक शहर को मिलता है। तो जो भी बड़े शहर हैं उसके मेयर जो होते हैं वही ओलंपिक फ्लैग लेते और देते हैं। तो ये बेसिकली एक शहर को मिलता है। इसलिए आप देखिएगा कभी भी चाइना ओलंपिक, अमेरिका ओलंपिक नहीं रहता, बीजिंग ओलंपिक या जापान ओलंपिक नहीं रहता, टोक्यो ओलंपिक, तो बार्सिलोना ओलंपिक। तो ये डिफरेंट जो शहर होते हैं उन्हीं के नाम से ओलंपिक होता है। तो ओलंपिक्स जो है वो 1896 को रिवाइव हुआ। तो आप इस तरह लिखिएगा कि 1893 को एक मीटिंग उन्होंने किया, वो सफल नहीं हो पाया। 1894 को दोबारा, अगर याद नहीं आ रहा कि 23 जून था, 13 कंट्रीज़ के 75 रिप्रेजेंटेटिव थे, ये सब याद नहीं आ रहा है, तो भी कोई बात नहीं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो है 1894 को दोबारा मीटिंग हुई और वहाँ वो सफल रहे, IOC का गठन हुआ। IOC के जो पहले प्रेसिडेंट थे, ऐसे नाम कहीं जल्दी पूछता नहीं है, फिर भी डिमिट्रियास विकेलास, कहीं ऑप्शन में पूछ दे तो डिमिट्रियास विकेलास, और इसी के साथ साथ कहीं भूल न जाए तो बता दे, जॉन बाच जो है अभी है 2013 से, क्योंकि इसमें 8 साल का टेन्योर रहता है। जो प्रेसिडेंट का होता है वो दोबारा भी री इलेक्ट भी होते हैं, तो अभी शायद री इलेक्ट हुए हैं वो 2013 से ही अभी तक है।
तो ये आपका एक दो जीके के लिए सब हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, तो ओलंपिक कंसेप्ट क्या है, समझ में आ गया। कंसेप्ट है कि पूरा भाईचारा बढ़े, दोस्ती बढ़े सब में। ओलंपिक वैल्यूज क्या है, तो तीन चीज वैल्यू जो मेन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट। एक्सीलेंस बढ़े, एक्सीलेंस किस तरह से बढ़े, तो लोग फिट होंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, एक्सीलेंस बढ़ेगा सबके अंदर, मैंने सिटीजन क्वालिटी, मोरल वैल्यू, सारा कुछ में एक्सीलेंस, यानी कि आपके एक्सटर्नल एज वेल एज एक्सटर्नल जो है एक्सीलेंस बढ़ाने की बात है यहाँ पर। लोगों में फ्रेंडशिप रहे, और लास्ट बट नॉट रिस्पेक्ट। फ्रेंडशिप भी तभी, कोई भी रिलेशन तभी टिकता है जब एक दूसरे के प्रति लोगों में लव और रिस्पेक्ट रहे। तो हर आदमी अपना भी यूनिक है, सबके यूनिक पैटर्न है, हम लोगों को हर किसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है ओलंपिज्म। ओलंपिज्म की क्या मेन चीज है, और सॉरी ओलंपिक्स के मेन क्या क्या सिंबल। अब यहाँ सिंबल के साथ मोटो, फ्लैग, ऑथ ये सब दिया हुआ है, लेकिन जो है सिंबल के अंतर्गत ही आता है। तो सिंबल में मेन आता है पहले फ्लैग, फ्लेम। तो अभी शायद फ्लेम सिलेबस में है कि नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लैग से। ओलंपिक शुरू होने के बाद से ही रहा कि हर एक चीज़ का एक फ्लैग होता है, लेकिन 1896, 1900, 1904, 1908, 1912 यहाँ तक ओलंपिक फ्लैग नहीं आ पाया था। तब तक बैरन पीरी डी कुबर्टिन खुद थोड़े से बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि 1863 में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने फ्लैग की रचना खुद की। तो बैरन पीरी डी कुबर्टिन ने खुद एक फ्लैग बनाया, जो वाइट कलर के सिल्क के कपड़े पर था, और उसमें 5 जो है रिंग बनाया उन्होंने। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी रिंग पूछ देता है कि या ओलंपिक फ्लैग बनाने पूछ देगा 2 नंबर में, 3 नंबर में, और या फिर कलर पूछ देता है कि कौन कौन सा कलर है। तो उसको याद रखने के लिए, अब यहाँ आप दिख पा रहे कि नहीं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 रिंग ऊपर है और 2 रिंग नीचे है, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है यहाँ से, यानी एक तरह से पांचों इंटरलिंक्ड हो गया। इसको याद रखने के लिए BBRYG, BBRYG यानी ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। अब इसमें याद रखना है, बीच में ऊपर में ब्लैक है, क्योंकि बी और बी चूंकि एक साथ लग रहा है, तो ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। तो इसको याद रखने के लिए है BBRYG, इसको इस तरह याद रखिएगा। तो यानी ब्लैक सेंटर में है, इसको थोड़ा सा इस तरह से सोचिएगा कि अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनको भी हम लोग सेंटर में लेके चले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन पहले ब्लैक के साथ होता था, तो ब्लैक को सेंटर में उन्होंने रखा। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। उनका कंसेप्ट ये था कि 5 बड़े कंटिनेंट हैं, जो अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 5 मेजर कंटिनेंट हैं जहाँ लोग रहते हैं, ये 5 मेजर कंटिनेंट आपस में जुड़े खेल के माध्यम से, वो उस कंसेप्ट के थ्रू इन्होंने बनाए BBRYG। 3 रिंग ऊपर, 2 रिंग नीचे, इंटरलिंक, दोनों नीचे का रिंग, 2 ऊपर के, तीनों ऊपर के इंटरलिंक किए हुए। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख भी लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। तो ये जो है बनाया उन्होंने 1913 में, 1913 में। लेकिन चूंकि 1916 का ओलंपिक नहीं हो पाया था, 12 के बाद 16 में होना था और नहीं हो पाया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। इंटरेस्टिंग विषय ये है, क्रिटिक लिखते हैं कि जिस समय हम कहते थे कि लोग सो मच सिविलाइज्ड नहीं है, उस समय खेल के लिए हम लोग जो है युद्ध छोड़ देते थे। और मॉडर्न ओलंपिक्स में जहां हम लोग ज़्यादा सिविलाइज समझे जाते हैं, और सो कॉल्ड सिविलाइज हम लोग हैं, तो यहाँ 3 ओलंपिक आज तक नहीं हो पाया है। वो 3 ओलंपिक कौन कौन है, तो 1916 का ओलंपिक वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण नहीं हो पाया, और 1940 और 44 का ओलंपिक जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण नहीं हो पाया, जब 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। यानी सिर्फ अभी तक 1896 से अभी तक सिर्फ 3 ओलंपिक नहीं हो पाए हैं। एक और कोविड के चलते हम लोग का जो है कोरोना काल में एक नहीं होने का चांस था, लेकिन फिर भी किसी भी तरह जापान ने उसको डिफरेंट प्रिकॉशन साथ कर लिया। तो 3 ओलंपिक नहीं हो पाया है। ये भी एक आपका जीके का भी है ओलंपिक से रिलेटेड, इसलिए मैंने बता दिया। तो उस समय 1916 का ओलंपिक नहीं हो पाया था, इसलिए 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्ट हुआ था। तो फ्लैग से रिलेटेड इतना अगर आप लिखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फ्लैग किसने बनाया, तो बैरन पीरी डी कुबर्टिन खुद बनाया। व्हाइट कलर के सिल्क के पेपर में 5 डिफरेंट रिंग्स होते हैं,
डिफरेंट कलर्स के, BBRYG याद रखिएगा। 1913 में बन गया था, लेकिन 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में इसको फर्स्ट होस्ट किया गया। इसके बाद ओलंपिक मोटो जो है शुरुआत में ही फादर डिडन एक एजुकेशनिस्ट थे बहुत बड़े फ्रांस के, उन्होंने ही 3 मोटो दिया था कि उनके पास लोग पहुंचे, बोले ओलंपिक का मोटो कुछ अच्छा लिखिए बताइए, तो उन्होंने 3 मोटो दिया, CTS LTS FORTIUS, CITIUS CTS, ALTIUS LTS, FORTIUS FORTIUS, CTS LTS FORTIUS। अब इसको याद रखने के लिए कि इसका मतलब क्या है, मैं बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में याद करने की बताता हूँ। CTS यानी सिटी के लोग बड़ा फास्ट जीवन जीते हैं, शहर का जीवन बड़ा फास्ट है, ग्रामीण नहीं है, तो CTS मीन्स फास्टर। LTS को एल्टीट्यूड से ले सकते हैं, LTS को एवरेज से जोड़ सकते हैं, हाइयर ऊंचा, तो LTS मीन्स हाइयर, और FORTIUS को फोर्स से जोड़ सकते हैं, स्ट्रॉन्गर, यानी CTS फास्टर, LTS हाइयर, FORTIUS स्ट्रॉन्गर। तो ये 3 आपके ओलंपिक मोटो हैं। ओलंपिक फ्लैग मैंने बता दिया। ओलंपिक फ्लेम जो है अभी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ओलंपिक फ्लेम भी मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ये लिख सकते हैं कि ओलंपिक फ्लेम जो है, चूंकि फ्लेम को जो है प्योर माना जाता है, द फायर इज वेरी प्योर, फायर में कुछ भी नहीं होता, फायर अपने आप में फायर है, तो उसको प्योर मानते हुए ओलंपिक जो है फ्लेम का जो स्टार्ट हुआ, कि जो मसाल जलाया जाता है, उसका स्टार्ट हुआ 1936 बर्लिन ओलंपिक। याद रखिएगा 1936 बर्लिन ओलंपिक। तो इसको इंटरेस्टिंग में याद रखना, बर्निंग यानी जलाना कब शुरू किया, तो बर्लिन से। तो 1936 बर्लिन ओलंपिक से IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह निर्णय लिया कि नहीं, ओलंपिक फ्लेम भी होना चाहिए। तो उसको जो है, जो होली जो लैंड है स्पोर्ट्स का, जहाँ ग्रीक का, वहाँ के ओलंपिया वैली में ही मंदिर के पास सूरज की किरणों से जलाया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा कि वहाँ जलाकर सूरज की किरणों को एक शीशा पर, बड़ा सा एक मिरर रहता है, उस मिरर पे कंसंट्रेट किया जाता है लाइट की एनर्जी को, और उससे उस प्योर लाइट से जलाया जाता है पहला मसाल। वहाँ से फिर हाथों हाथ उसी मसाल से दूसरा मसाल जलते जलते हाथों हाथ फिर महीनों लग जाता है, जहाँ भी ओलंपिक होता है वहाँ तक हाथों हाथ पहुँचता है। तो जिस तरह से कि आपके कॉमनवेल्थ गेम में बैटन एक होता है, वो बैटन हाथों हाथ पहुँचता है। तो इस तरह से ये ओलंपिक फ्लेम का है। ओलंपिक ओथ और ओलंपिक एंथम मुझे लगता नहीं कि आपको पूरा रटने का जरूरत है, लेकिन फिर भी एक नज़र मार लीजिएगा। ओलंपिक ओथ, आई शैल टेक पार्ट इन ओलंपिक लोअर कंपटीशन रिस्पेक्टिंग द रेगुलेशन विच गवर्न देम। तो ये जो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा लंबा सा है, एंथम भी काफ़ी लंबा है, इसको एक नज़र देखना होगा, देख लीजिएगा। मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछना चाहिए, लेकिन मेन ज़्यादा पूछता है आपके फ्लैग से, मोटो से बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, चाहे इसमें क्वेश्चन पूछेगा, फ्लैग से पूछेगा, फ्लेम से भी कभी कभी पूछा है कि कब पहला जो है ओलंपिक फ्लेम कब स्टार्ट हुआ है। ओलंपिक मूवमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ये ओलंपिक पूरा एक तरह से मूवमेंट है, बहुत सारे कमिटी इसमें हेल्प करती है। कुबर्टीन कमेटी अभी भी काम करती है ओलंपिज्म की भावना को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। तो ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे ऊपर है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसमें एक प्रेसिडेंट है, 4 वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद फिर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें इनके अलावा 10 और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जो मिलकर फैसला लेते हैं। डेमोक्रेटिक वे में यहाँ पर इलेक्शन होता है, क्योंकि सारे NOC हैं, यानी कि नेशनल ओलंपिक कमिटीज हैं। तो ये आपके पूरे सिलेबस में जो है हल्का सा मैं टच कर दे रहा हूँ। तो आपका प्रेसिडेंट है एक, 4 वाइस प्रेसिडेंट हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। उसके बाद इंटरनेशनल कमेटी का फंक्शन पूछ सकता है, तो फंक्शन आप याद रखिएगा कि वेन्यू तय करना, डिस्क्रिमिनेशन फ्री स्पोर्ट्स कराना, और पॉलिटिकल अप्रोच ना होने देना, ब्रदरहुड को बढ़ावा देना, लोगों में फिटनेस को इंक्रीज करना, एथिकल और मोरल वैल्यूज को बढ़ावा देना। तो ये सारा कुछ जो है। और हाँ, डोपिंग फ्री माहौल देना, क्योंकि डोपिंग भी एक नया जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग अगर डोपिंग यानी कि ऐसी चीज़ें लेके खेलते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस को अच्छा कर देता है, तो ये भी, इसका भी विरोध ओलंपिक शुरू से करते आ रहा है कि आपको फेयर प्ले, यानी हर कोई एक जैसा लगभग रहे। हाँ, कोई चावल ज़्यादा खाया, रोटी ज़्यादा खाया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन कोई ऐसा चीज़ इंजेक्ट कर ली या मुंह से ले लिए जो कि
आपके परफॉर्मेंस को तो बढ़ा दे लेकिन आपके हेल्थ के लिए खुद अच्छा ना हो। तो इसको भी जो है डोपिंग के थ्रू, इसके लिए वाडा और नाडा 2 संस्थाएं काम करती हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन। इसके बारे में अगले किसी हम लोग लास्ट चैप्टर में डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल ओलंपिक कमेटी में 53 अफ्रीका में है ओलंपिक कमिटीज, 41 जो है अमेरिका में है, 44 है एशिया में, 49 है यूरोप में, 17 है चेन्नई, सॉरी 17 एनओसी है ओशियनिया में, यानी कि जो डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, जो आर्कटिक, अंटार्कटिक, ओशियन, ये सब में के करीब जो होते हैं। ऊपर में आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक शायद है। तो ये जो है आर्कटिक, अंटार्कटिक जो आइलैंड्स हैं, इसके करीब के जो कंट्रीज हैं, तो उसके करीब के कंट्रीज के बारे में है। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं, ये इतने सारे नेशनल ओलंपिक कमेटी काम करती है। पहले इंडिया के बारे में IOA था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में था। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे दारोजी टाटा, और ये इंडिया में जो है 1927 में स्टार्ट हुआ था, और 1928 में पहला जो है हॉकी टीम पहली गई थी इंडिया की, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा गई थी। और खुशी की बात यह है कि उसी समय से हम लोग जीतने भी शुरू कर दिए थे। द इंटरनेशनल फेडरेशंस जो मदद करते हैं, उनके थोड़ा देख लेना है कि डिफरेंट जो इंटरनेशनल मैच्योर एथलेटिक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल जो फीफा है, ये जितने भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट वर्ल्ड लेवल के एसोसिएशन है, FIVB है, फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल, ये सारे ओलंपिक से रिलेटेड रहते हैं और ओलंपिक को कहीं ना कहीं से हेल्प करते हैं। वो अपना डेट ऐसा रखते हैं कि ओलंपिक से टैली ना करें। तो ये चैप्टर मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको 1-2 बार आप लोग सुन लेंगे तो बहुत कुछ आपके दिमाग में रहेगा लिखने लायक, और आप लिख लीजिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।